हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आज आपके लिए ले आया हूँ जनरल अकाउंटिंग सीरीज, जो आपकी फायदेमंद रहेगी ईपीएफओ एग्जाम के लिए। ठीक है, जो अराउंड आपका सितंबर में होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे कि जिस टाइप क्वेश्चन आए थे। पहले आपसे डिस्कशन करूंगा कि मतलब ये आपका पढ़ाऊंगा उसको लेके। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में एक फाइनेंशियल, क्योंकि मैं फाइनेंस ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, एक फाइनेंस को लेके भी आपसे डिस्कशन कर लूंगा कि फाइनेंस का कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। ज्यादा नहीं, 10 से 15 मार्क्स का आएगा, बट वो काफी फायदेमंद रहेगा। काफी 10 से 15, अगर वो 10 में से 8 भी आ जाए इसमें से, तो आपकी कट ऑफ अच्छी बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो इसको ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्लैक थोड़ा बोर्ड की तरह लगता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले किसी जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ने से पहले, ठीक है, जो सिलेबस में दिया हुआ है यूपीएससी की साइट में, तो सबसे पहले आपका हम पढ़ेंगे कि क्या क्या आपके प्रिंसिपल्स होते हैं और एजम्पशंस होते हैं। ये आगे आपके फाइनेंस में भी काम आएंगे। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, भगवान करे ऐसे ही हो, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये फाइनेंशियल टर्म्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, आपके जर्नल लाइफ में बहुत काम आने वाली चीजें हैं। जरूरी नहीं कि अभी काम आए, आप किसी कंपनी में काम करेंगे, कहीं भी काम करेंगे, तो आपके वहां चीजें काम आती हैं। है उसके लिए, पर यूजफुल सभी के लिए है, एपीएफओ के लिए, लेकिन यूजफुल के लिए जर्नल है। ठीक है, बिकॉज आई एम फाइनेंस टीचर। ठीक है, पढ़ते हैं। तो पहला, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एजम्पशन, दूसरा होता है आपका बेसिक प्रिंसिपल, तीसरा होता है आपका मॉडिफाइड प्रिंसिपल। ये जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपके 3 पार्ट डिवाइडेड होते हैं। एक एजम्पशंस में, जो एज्यूम करे जाते हैं, एक बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत पे, और एक मॉडिफाइड प्रिंसिपल, मॉडिफाइड सिद्धांतों के ऊपर। ठीक है, समझते हैं क्या। तो एजम्पशन में पहले आता है आपका बिजनेस एंटिटी, जहां पे हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं बेसिक एजम्पशन का। पहला पार्ट है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी ये कहती है कि बिजनेस आपकी एक सेपरेट एंटिटी है, उसका ओनर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बिजनेस आपकी एक सेपरेट एंटिटी है, उसका ओनर से कोई रिलेशन नहीं है। ओनर का अकाउंट अलग होगा, बिजनेस अकाउंट अलग होगा। जब ओनर आपका पैसा लेके बिजनेस में आता है, तो वो बिजनेस की लायबिलिटी हो जाती है ओनर को पैसा रिटर्न करने की। इसलिए होती है आपकी ये लिमिटेड कंपनी जो होती है ना, इनको ये फायदा होता है। उनका तो था भैया कि मेरा कुछ नहीं है, जो है वो बिजनेस का है, डूबेगा तो मुझे पैसा दे देना, फायदा होगा तो मेरे को पैसा दे देना, मेरा मेरा मुझे मेरा पैसा मिलना चाहिए। फायदा होता है बिजनेस को तो प्रॉफिट लूंगा, नुकसान हुआ तो अपना पैसा तो घसीट लूंगा। ये होता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का। एलएलसी भी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज भी होती है, लिमिटेड कंपनीज भी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी एलएलसी से गूगल हो गई, उसमें लिमिटेड लायबिलिटीज होती है, मैं बताऊंगा कभी बिजनेस लॉ के बारे में जब पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी क्या कहती है, बिजनेस आपका एक सेपरेट एंटिटी है, बिजनेस का अकाउंट अलग, ओनर का अकाउंट अलग। ठीक है, मनी मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट ये कहता है कि वही ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करोगे जिसको मनी में काउंट कर सकते हो। ठीक है, जब जो वो चीज मनी के एक्सप्रेस में नहीं करी जाती, कर सकते थे 4 भैंसे, 5 गाड़ियां, 5 बंगले, इनको आप उनकी वैल्यू आप कर सकते हो, उनकी मनी मॉनिटरी वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हो। उसमें आप कोई भी एसेट है, कुछ भी है, वो आप अपना उसको, जब तक उसको मनी टर्म्स में नहीं बता पा रहे हो, वो आपका, उसको आप अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। ठीक है, इससे क्या फायदा होता है कि आपका ये, इससे आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हो। बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं, क्या बेसिक फायदा होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हो, जोड़ घटाव कर सकते हो। भाई इतना थे, इतने देने थे, इतने हैं, इतने मेरे पास बचे हैं। अगर आप बोलोगे मेरा 5 भैंसे हैं, 10 लाख रुपए, दोनों को ऐड कैसे करोगे, सब्सट्रैक्ट कैसे करोगे। तो उन्हीं वैल्यू को लिया जाता है जो आपको मनी मेजरमेंट में आप दे सकते हो। ठीक है, इससे आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, रियल वैल्यू नहीं पता लगती है। मतलब आपकी अगर 10 लाख का एसेट है, तो ये नहीं कि भैया इसकी उस दिन क्या वैल्यू है वो पता लगेगा, इसकी रियल वैल्यू क्या 50 लाख की, भैया आज तो 10 लाख का है ना, मुझे क्या मतलब 5 साल बाद कितने का होगा। ठीक है,
तो ये हमारा मनी मेजर कॉन्सेप्ट में आता है। गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस जो आपका है वो इनडेफिनिट पीरियड के लिए आपने उसको खोला है, इसलिए नहीं खोला है कि भैया आज खोल दे, 1 साल के लिए खोल रहा हूँ फिर बंद कर दूंगा। ये नहीं होता कि भाई 4 साल का बिजनेस है, ऐसा कभी नहीं होता कि 4 साल की दुकान खोल रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या फायदा होता है कि आपकी एसेट और जो लाइबिलिटीज होती है ना, जो अकाउंटेंट होता है उसको साल बर साल आपको वो अपने रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपने बोल दिया भाई 2 साल तक मैं बिजनेस करना है, तो आपकी जो बिल्डिंग आपने जो जहाँ पे अपना आप काम कर रहे हो, जहाँ पे कहीं पे भी आपने एक बिल्डिंग में आप काम कर रहे हो, उसकी 3 साल 2 साल के बाद क्या बताओगे मेरे कहाँ गई वो बिल्डिंग। ठीक है, इसलिए गोइंग कंसर्न आपका ये बताता है कि आपकी ये बिजनेस आपकी नेवर एंडिंग यूनिट है। ठीक है, चौथा क्या है, अकाउंटिंग पीरियड मतलब क्या होता है कि भैया जो सिंपल है आपका मार्च से सॉरी आपकी अप्रैल, दिसंबर से दिसंबर, जो भी आप कंपनी ऑप्ट करती है शुरुआत में, इनिशियली, बार बार नहीं, बार बार करके उसको नोट में एंडिंग नोट में देना पड़ता है। ठीक है, रीजन देना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए कहते हैं कुछ टाइम जब आपका फाइनेंशियल खत्म होता है, कुछ टाइम जब वो पॉज होता है ना वो दोस्तों, आपका बिजनेस उस टाइम के लिए मार्च में जब आपकी बैलेंस शीट्स बनती हैं, आपने सुना होगा आपके फादर को, मदर को, सिस्टर, ब्रदर, किसी को भी कि भैया आज तो हमारी अकाउंटिंग शुरू हो रही है, ईयर एंडिंग है। वो क्या होता है, ईयर एंड के दौरान जितनी भी उस साल के दौरान जितनी भी खरीद फरोख्त हुई है, जितना भी सामान लिया है, दिया है, जितना प्रॉफिट हुआ है, वो सब बैलेंस शीट में रिकॉन्साइल करना पड़ता है, मतलब दिखाना पड़ता है। उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, एक्यूरल मतलब आप किसी भी आपने 10 पेन बेचे 50 रुपए के, तो आप इस 10 पेन की वैल्यू 50 रुपए आप क्या करोगे अपने अकाउंटिंग पीरियड में, सपोज करो आज है डेट हमारी 28 जून। ठीक है, आप इसको रिकॉर्ड करोगे 28 जून और आपको पैसे मिलने हैं 30 जून, 50 रुपए, तो उसको 30 जून को नहीं रिकॉर्ड करोगे, आप इसको रिकॉर्ड करोगे 28 जून को। ये होता है जिस जिस दिन आपके पास कैश नहीं आया उस दिन नहीं, जिस दिन आपने वो ट्रांजेक्शन करी। ठीक है, द ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्ड इन द टाइम इन विच दे अकर रिगार्डलेस ऑफ द एक्चुअल फ्लोज, मतलब ये नहीं कि 50 रुपए को 30 तारीख को मिलने, वो नहीं करोगे। 28 जून को जब आपने इसको बेचा है, जब कैश मिला तब नहीं। ठीक है, ये होता है हमारा एक्यूरल कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग, एक्यूरल, ये 5 हमारे एजम्पशन, एज्यूम करते हैं भैया बिजनेस जब शुरुआत हो रहा है तो ये चीज तो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स पे। बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है हमारा, पहले रेवेन्यू रियलाइजेशन, मतलब कौन सा रेवेन्यू आपका रियलाइज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि फर्म अपना कुछ ले रही है, ज्यादा दिखा रही है, ज्यादा कम कर रही है, मतलब 10 रुपए को 12 12 रुपए बता रही है, 13 रुपए बता रही है, ऐसा नहीं। ठीक है, एक्चुअल जो रेवेन्यू रियलाइज हुआ है उसी को आपको दिखाना पड़ेगा, ये सिद्धांत है, एजम्पशन नहीं, सिद्धांत करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस शुड बी रिलेटेड ड्यूरिंग सेम अकाउंटिंग पीरियड, मतलब रेवेन्यू जो है आपके और एक्सपेंसेस है, ये नहीं कि रेवेन्यू आपने दिसंबर में दिखा दिए और एक्सपेंसेस आप मार्च में दिखा रहे हो, ऐसा नहीं है। जो अकाउंटिंग पीरियड लिया है आप अगले साल की नहीं दिखा सकते, पिछले साल की बदल सकते हैं। जो उस अकाउंटिंग पीरियड में आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस आपके हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपने 10 पेन बेच दिए, ठीक है, आपको 100 रुपए का लॉस हुआ उस साल में। ठीक है, ये नहीं कि भैया मैं लॉस तो दिखाऊंगा नहीं, प्रॉफिट दिखा दूंगा, अच्छा है लोन मिल जाएगा, ऐसा नहीं। जो रेवेन्यू है एक्सपेंसेस हैं आपको उसी वक्त उसी अकाउंटिंग पीरियड में आपको दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, फुल डिस्क्लोजर, फेयर एंड सिग्निफिकेंट अमाउंट शुड बी डिस्क्लोज, ना कम ना ज्यादा, सिग्निफिकेंट अमाउंट, ये हमें बताती है मटेरियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा, मतलब कितना ये आपका मटेरियलिस्टिक है अकाउंटिंग पीरियड के लिए, किस पर्पज से लिया गया है, और इस एसेट किसी उस जो भी आपने रिकॉर्ड करा है, चाहे आपने फॉर एग्जांपल आपने एक बिल्डिंग ले ली,
इस एसेट की वैल्यू बिजनेस के लिए क्या है, किस पर्पस के लिए, ऑब्जेक्टिविटी क्या है इसकी। भैया आपने तो ये नहीं मतलब काम कुछ और करो लिए कुछ और लिया आपने, काम आप आटा चक्की करो ले आपने पान की दुकान के लिए लिया, ऐसे नहीं। और कंसिस्टेंसी, हाँ भैया ये लिया है तो अगले साल भी ये रहेगा, ये नहीं आज यहाँ ले ली और ये आज ये ली आज ये ली, तो चेंज कर रहे हो अपना हर चीज हर साल, ऐसा नहीं रहेगा। फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। ठीक है। चौथा है आपका वेरीफाइएबल। वेरीफाइएबल मतलब सिंपल है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए आपका, जो भी आप अपना कर रहे हो काम, मतलब ये बहुत काम आता है जब कोई भी एम्प्लॉय आपका वहां पे जाता है, क्या नाम है, कहीं आप ट्रैवल पे जाता है, सेल्स पे जाता है, तो उसका डॉक्यूमेंट्री होना चाहिए भैया कि हाँ सेल्स के लिए गया है, इतना इसका खर्चा हुआ है, सेल्स एक्सपेंसेस हमारे इतने हुए हैं, यहाँ पे होटल बुक कराना, खाना पीना रहना जो भी रहा है वो आपका वेरीफाइबल में आना चाहिए। ठीक है। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, जो आपकी हिस्टोरिकल वैल्यू है उसी पे आपको रिकॉर्ड करना है। 50 रुपए का है तो 50 रुपए रिकॉर्ड करना है, फ्यूचर वैल्यूज को आपको डिफाइन नहीं करना है। ठीक है, समझ गए बात को। हिस्टोरिकल मतलब आपका जो एक्चुअल वैल्यू, जो जिस प्राइस पे आपने लिया था या बेचा था वही रिकॉर्ड करना, वो हमारा कहलाता है हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये थोड़ा 6 नंबर था तो 6 बना देते हैं। ड्यूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एसेट लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये आपकी गवर्निंग इक्वेशन होती है, आप पहले की वीडियोस में भी आप समझोगे, बताया है मैंने, ये गोल्डन रूल कहा जाता है, गोल्डन रूल, थंब रूल। ठीक है ना। इसमें ड्यूअल कॉन्सेप्ट में आपके एक साइड एसेट होंगे, दूसरी साइड लायबिलिटीज और कैपिटल होंगे। ठीक है। एसेट मतलब इकोनॉमिक रिसोर्स, मतलब जिसको आपसे आपको वो एसेट, वो चीज आपने ली है, फॉर एग्जांपल आपने एक बिल्डिंग ली, आपने एक एसेट ले लिया, बिल्डिंग खरीदी आपने या किराए पे लिया आपने। ठीक है, हम अभी खरीद के मांगे चलते हैं, किराए में कंफ्यूजन होगा, किराए का हम जब और बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे तब देखेंगे। आपने जो भी बिल्डिंग दी है, आपने फॉर एग्जांपल खरीदी है आपने, आपने वो आटा चक्की बनाने के लिए ली है। ठीक है, तो उस आटा चक्की में आप आटा बनाओगे, अब आटा बनाने के बाद आप उसको बेचोगे, उससे आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है। जो एसेट आपको इकोनॉमिकली बेनिफिट दे, वो जो चीज आपको इकोनॉमिकली बेनिफिट दे वो आपकी एसेट कहलाती है। ठीक है। कैपिटल और इक्विटी क्या होगा आपका, बिजनेस ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द ओनर, मतलब जो पैसा आपका ओनर जो होता है पैसा लेके आता है, सिंपल। कैपिटल उसे कहते हैं कैपिटल और इक्विटी। आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, 1 लाख रुपए डालते हो, वो आपकी इक्विटी। बिजनेस बंद होगा, लिमिटेड कंपनी, 1 लाख रुपए बिजनेस को आपको देने पड़ेंगे, लो भाई अपना अपना पैसा लो। ठीक है। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज मतलब आपने लोन ले लिया है, ठीक है, आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया है, क्रेडिट पे पैसा उठाया है, क्रेडिट लिया, उधारी पे सामान लिया है, वो आपका लायबिलिटी आ जाए। ठीक है, ये होता है हमारा ड्यूअल कॉन्सेप्ट। तो 6 हमारे आते हैं आपके एजम्पशन, ये कॉन्सेप्ट इसे आपका बेसिक प्रिंसिपल्स पे। ठीक है। अब आते हैं मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स पे, ये 3 ही है, ज्यादा थे पर मुझे वो नेसेसरी नहीं लगे। मटेरियलिटी, even a small transaction has to be recorded in financial perspective or the real value। अब हो सकता है कि आपने एक बाइक ली, ठीक है, आपने क्या करी, एक बाइक ली, ठीक है, हो सकता है कि आपकी उस बिजनेस पे आपकी कोई फर्क ना पड़े, लेकिन आपने एक सेल्स पर्सन के लिए आपने एक बाइक ले ली, भाई तू पैदल मत जाकर बाइक ले ले, आपका 1 करोड़ का बिजनेस है महीने का। अब 1 करोड़ 50,000 की क्या वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन उसको भी आप दिखाओगे एक्सपेंस में, उसको आप दिखाओगे अपने एक्सपेंसेस में। कोई छोटी से भी छोटी आपकी चीज होंगी, आपकी वो ट्रांजेक्शन में आपकी दिखाई जाएंगी, उसे कहते हैं आपका मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, मतलब दिस कॉन्सेप्ट एडवोकेटेड once decided to offer a particular method of revenue or recognition, जो आपने
कोई भी आपने कॉन्सेप्ट आपने शुरुआत में ले लिया है। फॉर एग्जाम्पल आपने कह दिया भाई मेरा फाइनेंशियल ईयर आपका मार्च से अप्रैल रहेगा, ये आपने शुरुआत में बता दिया। तो यही रहना चाहिए। अगर आप उसको चेंज करोगे तो आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि क्यों हुआ। कुछ अगर मैं बहुत डीप में जाके बोलूं तो बैलेंस शीट में आपके एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है डेप्रिसिएशन, एक रिटन डाउन वैल्यू होता है, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है रिटन डाउन वैल्यू। दो मेथड यूज होते हैं आपके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू में। स्ट्रेट लाइन मतलब होता है भैया 8-10 हजार की चीजें हर साल को हजार 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 रुपए कटा दो, ठीक है। रिटन डाउन क्या होता है, हजार लिया हर साल 10% हो रहा है, हजार 10 हजार का लिया था 10% घटा दो, फिर जो वैल्यू आएगी उसको अगले साल कैरी करो, उसको 10% घटाओ, वो होता है रिटन डाउन वैल्यू। जो बिजनेस शुरुआत में ही आपका मेथड यूज कर चाहता है उसको वो मेंशन करे, और अगर वो मेंशन कर रहे और उसको चेंज करना है तो उसको वैलिड रीजन के साथ आपको चेंज करना बताना पड़ेगा भैया ये वैलिड इस रीजन की वजह से मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। बिजनेस लॉसेस ज्यादा हो रहे थे या दिसंबर दिसंबर मेरा नहीं, मार्च से अप्रैल मेरा फाइनेंशियल ईयर नहीं चल पा रहा है, मुझे देखना पड़ रहा है एम्प्लॉय, जो भी रीजन है, ठीक है। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट मतलब बिजनेस को कभी भी शुड एंटिसिपेट लॉसेस रादर देन फ्यूचर गेन्स। मतलब गेन से ज्यादा लॉस को एंटिसिपेट करना चाहिए कि भैया अगर मैं नहीं करूंगा तो इतना ज्यादा लॉस हो सकता है मेरे को, गेन को नहीं करना चाहिए कभी भी। ये हमारा सिंपल लाइफ का कॉन्सेप्ट है भैया। नहीं है पहले भैया नेगेटिव साइड देख लेते हैं भैया, अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये लॉस हो जाए, ये लॉस हो जाए, ये लॉस हो जाए। अगर प्रॉफिट 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 करते रहोगे तो मतलब लॉस होगा तो आप कैसे बियर करोगे इसको। ये होता है हमारा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट। कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में, कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है दो तरीके की चीज होती है दोस्तों उसमें, एक होती है डेबिट, एक होती है क्रेडिट, ठीक है। डेबिट गया क्रेडिट आया, ठीक है। कुछ मेथड्स में डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट व्हाट कम्स इन, या कुछ मेथड है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। दो चीज होती हैं, बहुत डिटेल समझेंगे कल, डेबिट और क्रेडिट। अगर किसी भी अकाउंटिंग बैलेंस शीट में डेबिट ज्यादा है तो वो डेबिट बैलेंस कहलाता है, अगर आपका क्रेडिट ज्यादा है तो वो आपका क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। 5 रुपए थे, 5 का हमारा डेबिट रहा, इसका उससे का मतलब नहीं है भैया लायबिलिटी है तो डेबिट डाल दो और ये है तो हमारा उसमें डाल दो, एसेट है तो क्रेडिट, ऐसा नहीं होता है, इसको ध्यान में रखकर समझाऊंगा आपको अच्छे से, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, अगर डेबिट ज्यादा हो रहा था डेबिट बैलेंस, क्रेडिट ज्यादा हो रहा था क्रेडिट बैलेंस, ऐसे नहीं भैया। जो पासबुक नहीं है, पासबुक अलग ही काम करती है, आपकी बैंक पासबुक, ठीक है ना, और अब बैंक स्टेटमेंट अलग काम करता है, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ हमारे अप्रोच होते हैं आपके, अमेरिकन और ब्रिटिश। अभी मैं सिर्फ ग्लिम्स दे रहा हूँ, ऊपर ऊपर का पार्ट दे रहा हूँ, डिटेल में कल मैं बताऊंगा, ठीक है। अब हमारे लास्ट पार्ट है कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं हमारे बेसिकली एक आपके बैलेंस शीट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपके ईपीएफओ के 2017 के पेपर में आए थे। एक होता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। जो पर्सनल किसी किसी पर्सन से आपसे एसोसिएटेड होता है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट होता है आपका जैसे नेचुरल पर्सन के नाम पे, जैसे वरुण अकाउंट, अनिल अकाउंट, मुकेश अकाउंट, ठीक है, वो होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट होता है इन द नेम ऑफ कंपनी, इन्फोसिस अकाउंट, डिलीवरी अकाउंट, ठीक है ना। ये होता है हमारा आर्टिफिशियल किसी कंपनी के नाम पे। रिप्रेजेंटेटिव मतलब ये भी किसी पर्सन के नाम पे ही होता है पर कलेक्टिवली यूज होता है। मतलब आपको किसी को सैलरी देनी है, एक पर्सन को, आपको पता है किसको सैलरी देनी है, मतलब रमेश सुरेश सबको 50 लोग को एम्प्लॉय देनी है, लेकिन आप जब कलेक्टिवली अपनी बैलेंस शीट में दिखाओगे तो इसको बोलोगे आप सैलरी पेबल अकाउंट। अब पूरे अब 2000 एम्प्लॉयज को तो बताओगे नहीं, हमें पहले 2000 का नाम तो बताओगे नहीं बैलेंस शीट में, तो कलेक्टिव इसको आप नाम देते हो सैलरी
पेबल अकाउंट। वैसे भी आपके 10 बिल्डिंग है, 10 को रेंट देना है, आप 10 का नाम थोड़ी दोगे, तो आप टोटल लिख दोगे रेंट पेबल अकाउंट। मतलब जो किसी कलेक्टिव ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है उसे कहते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ठीक है। दूसरा होता है आपका रियल अकाउंट। ये आपका यूज होता है एसेट एंड प्रॉपर्टीज के लिए। एसेट भी दो तरह के होते हैं, टेंजिबल जिनको छू सकते हैं, इनटेंजिबल जिसको नहीं छू सकते। एसेट मतलब मशीन अकाउंट हो गया, व्हीकल अकाउंट हो गया, जो मैं बताया ना एसेट जो आपको इकोनॉमिक फायदा दे रहे हैं, कैश अकाउंट हो गया। ठीक है। ये सब आपका होगा टेंजिबल में। ठीक है। इंटेंजिबल जिनको आप छू नहीं सकते, जैसे गुडविल अकाउंट हो गया, ट्रेडमार्क अकाउंट हो गया, पेटेंट एंड कॉपीराइट हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, इनका गुडविल होता है, मतलब कंपनी, कॉपीराइट होता है, लिखा रहता है ना कंपनी सीसी। ठीक है। ट्रेडमार्क होता है, कोका कोला का अलग ट्रेडमार्क, कई जगह लिखा रहता है आर ट्रेडमार्क। मतलब गुडविल मतलब होता है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है। गुडविल मतलब उसकी मार्केट में कितनी इज्जत है इसकी। जब टाटा ने लैंड रोवर को लिया था अपना, तो लॉस में जा रहे थे, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा मार्केट वैल्यू, तो उसको उसने गुडविल अकाउंट का पैसा दिया। ठीक है। आप कोई चीज बना लेते हो, इन्वेंशन करा आपने, ठीक है, आप उसको पेटेंट कर देते हो अपने नाम पे, ठीक है, तो वो आपका पेटेंट एंड कॉपीराइट अकाउंट में आपका आ जाता है। ठीक है ना। ट्रेडमार्क है भैया, मैंने मैगी मैगी ट्रेडमार्क किया उसका मसाला, ठीक है, तो वो उसका ट्रेडमार्क अकाउंट। किसी को बेचेगा तो वो उसकी उसको ऐसा लिखेगा ट्रेडमार्क अकाउंट ऐसे करके लिखेगा। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का होता है फॉर इनकम एंड गेन, एक्सपेंसेस और लॉसेस। नॉमिनल अकाउंट इनकम और गेन के लिए, और एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए। ये एक्सपेंसेस एंड, ये एंड होगा और नहीं, एंड। इनकम एंड गेन, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के लिए, जहां पे आपका एक्सपेंस हो रहा है या लॉस हो रहा है, इनकम हो रही है या फायदा हो रहा है, वो आपका उसे कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल लॉस अकाउंट है आपका, ये आपका नॉमिनल हो जाएगा। आपका कल इसके पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। आपका रेंट दिया आपने, ये एक्सपेंस है, ये आपका सिंगल सिंगल बिल्डिंग है, ठीक है, वो रेंट अकाउंट आ जाएगा। ठीक है। ये होते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट। तो तीन तरह के हो गए, पर्सनल जो किसी पर्सन को बोले, रियल जो एसेट और प्रॉपर्टी से हो, नॉमिनल इनकम गेन और एक्सपेंसेस लॉसेस को प्रेजेंट कर रहे हो, उन्हें हम कहते हैं आपका नॉमिनल। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, कल मिलते हैं। ये क्विक क्विक तरीके से हम लोग पढ़ेंगे ताकि आपको दिमाग में घुसे, अच्छा भी लगे जरा वो। ओके। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, आगे इसको बढ़ाते रहिए।